बादलों ने ऐसा डेरा जमाया था मानो सूरज देवता छुट्टियां मनाकर किसी दूसरे ग्रह चले गए हो। गलियां पानी से तरबतर थी, नाले उफान पर थे। तभी शांता निवास की बहू स्वाति पैर पटकते हुए और चिल्लाते हुए सीधे आंगन में आई। माँ जी देख लीजिए अपनी आंखों से, बारिश में जरा सी भीग क्या गई, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। मुझे आज ही नई चप्पल मंगवा कर दीजिए। शांता जी जो रसोई के पास बैठकर लहसुन छील रही थी, उन्होंने चश्मा थोड़ा नीचे खिसकाया और बहू की टूटी हुई चप्पल को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ गई हो। हे भगवान, ये तो वही बात हो गई कि गरीबी में आटा गिला। बहू तू तो बस खर्चे बढ़ाने के बहाने ढूंढती रहती है। मम्मी जी एक तो आप इतना सारा सामान बता देती हो, आपको क्या पता बाहर क्या माहौल है। दुकान पानी में तैर रही थी, कैसे कूद कूद के मेंढक की तरह पानी बचा बचा के सामान लेकर आई हूँ, वो तो बस मैं ही जानती हूँ। ऊपर से आप मुझे ही सुना रही हो, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे आज ही आप नई चप्पल मंगवा कर दो। ये तो मायके में मेरी मम्मी ने दिए थे, तो मैं 1 साल से घिस घिस कर पहन रही थी, आज आपके चक्कर में टूट गए। मुझे नई चप्पल चाहिए बस। शांता जी ने लहसुन साइड में रखा और छाती पर हाथ रख दिया। अरे राम राम राम, एक तो ऐसे ही इस टाइम हाथ टाइट है, घर में इतने खर्चे हैं। तुझे नहीं पता क्या कि घर में कुछ ही महीनों में अपनी बिटिया की शादी है और तू रोज रोज खर्चे पर खर्चे बढ़ाए दे रही है। कल तुझे सावन की हरी चूड़िया और साड़ी चाहिए थी, जाने क्या क्या नखरे तेरे, तू वो सब लेकर आ गई। तब बारिश नहीं थी ना तब नाले उफान मार रहे थे, तब तो हवा में उड़ी बाजार पहुंच गई। आज मैंने 2 काम बता दिए तो महारानी ने चप्पल तोड़ ली। अरे बहू थोड़ा तो रहम खा जा मुझ पर नहीं तो अपने इस बूढ़े ससुर पर ही रहम खा जा। तेरी ननद की शादी है, पड़ोसी की नहीं, थोड़ा हाथ बचा के रख, नहीं तो भीख मांगने की नाव बता जाएगी। माँ जी आप तो बस मुझसे ही सारा हाथ सिकुड़ना करवा दो, घर में सबके खर्चों पर तो आपकी कोई लगाम है नहीं, बस बहू दिखे तो सारा बजट का ज्ञान उड़ेल दो। जंग शुरू ही हुई थी कि तभी कमरे से हाथ में अखबार लिए दीनदयाल जी बाहर निकले। उन्होंने माहौल का तापमान भांपते हुए बीच बचाव करने की कोशिश की। अरे बेटा स्वाति, गुस्सा मत करो, तुम्हें तो पता ही है कि अपने घर में समस्या है इस टाइम। शादी का घर है, एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना पड़ रहा है। कुछ ही दिन की बात है बेटा, फिर शादी निपट जाए तो तुझे 1 क्या 2 जोड़ी चप्पल मंगवा दूंगा, थोड़ा सब्र रखो। और तुम सुनो ना भाग्यवान, मैं क्या कह रहा था कि ऊपर वाले कमरे की छत वो रात में बारिश तेज हो गई थी ना, तो टपक रही थी। मैं सोच रहा था चलो मिस्त्री को बुलाकर उसे ठीक करवा लेते हैं, पानी नीचे आ जाएगा तो सारा सामान खराब हो जाएगा। इतना सुनते ही शांता जी ने तो जैसे कोई बिजली का तार छू लिया हो, वो एकदम से भड़क उठी। पगला गए हो क्या? सुबह सुबह कुछ खाकर आए हो क्या? क्या बात कर रहे हो आप? 3 महीने बाद बेटी की शादी है, इतना सब कुछ लेना देना करना है, रिश्तेदार आएंगे, पूरी तैयारी करनी है, और आपको ऐसे टाइम पर छत की सूझ रही है। यहाँ मैं एक एक पैसा गिनकर खर्च कर रही हूँ और तुम आए सीधा लाख ठिकाने लगाने। अरे टपक रही है तो टपक जाने दो, हम लोग तो वैसे भी नीचे सोते हैं ना, थोड़ा सा हॉल टपकता है, इधर सो जाएंगे, अगल बगल किचन में बिस्तर लगा देंगे। बेटी ब्याने की औकात नहीं बचेगी अगर छत बनवाने बैठे तो, और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 10,000 में काम हो जाएगा। अरे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, पूरी छत उधड़ कर सही होगी। चुपचाप बाल्टी लगा दो वहां बस। बारिश होती कितने दिन है? मुश्किल से 10 दिन। तभी प्रिया भी चहकती हुई कमरे से बाहर आई और शांता जी के कंधे पर हाथ रखकर लाड़ जताते हुए बोली, मम्मी सब लोग अपनी अपनी फरमाइशें रख रहे हैं तो सुनिए ना, ऐसे सुहावने सावन मौसम में हरे रंग के कपड़े कितने प्यारे लगते हैं। सावन में हरा रंग पहनना तो शुभ भी होता है। मैं सोच रही थी अपने लिए भी एक हरी साड़ी या सूट ले लेती, अभी मेरे भी सगाई के बाद पहला सावन है ना। और मम्मी मैं क्या कह रही थी, मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, मैं अपने दोस्तों के साथ 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घूम आती हूँ ना, शिमला वगैरह। वैसे भी कुछ ही दिनों में तो पराई हो जाऊंगी, फिर तो ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अभी थोड़ा जी लेने दो ना मम्मी। शांता जी ने अपना माथा ठोक लिया और दांत पीसते हुए बोली, अरे वाह बेटिया रानी, सब एक से बढ़कर एक महारथी भरा है इस घर में। तो ट्रिप पर जाएगी? तुझे पता भी है दोस्तों के साथ घूमने का मतलब सीधा 20,000 रुपए का फालतू खर्चा। इतने में तो तेरी शादी का पार्लर का खर्चा और वो जो तुम लोगों का नखरे वाला मेकअप शेकअप का ड्रामा होता है वो सब हो जाएगा बेटा। जैसे तैसे तेरा ब्याह निपटा लूं वही बहुत है, फिर अपने पति की जेब खाली करवाना और जहां जाना हो ना घूमना, मेरे बस की नहीं है। इतनी बारिश विक्स की गोली लो। विक्स में है खास आयुर्वेदिक तत्व। विक्स हर खिच खिच फिक्स।
Searching for the right job in your city of choice? It's simpler when you know exactly where to begin. Find the best jobs in your preferred location with just a tap, only on Naukri. Download the Naukri app now. कन्हैया, इतना सुनते ही दीनदयाल जी ने चुपचाप अखबार से अपना मुंह ढक लिया और स्वाति भी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी घर का दरवाजा खुला और अतुल रेनकोट से पानी टपकाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसका पैंट घुटनों तक भीगा हुआ था और जूते से छप छप की आवाज आ रही थी। ये लो आ गया शहजादे। क्या हाल बना रखा है तूने? रेनकोट नहीं पहना था क्या? अरे मम्मी, ये पुराना वाला रेनकोट जगह जगह से फट गया है। डेली ऑफिस आते जाते समय मैं बहुत भीग जाता हूँ। अगर तबीयत खराब हो गई तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? और बीमार पड़ गया तो डॉक्टर की फीस अलग लगेगी, इसलिए मैं पहला नया रेनकोट मंगवा लेता हूँ। ये लो जी, एक तो तुम्हारी मैडम की फरमाइश खत्म नहीं होती और दूसरी तुम्हारी रेनकोट लोगे बेटा तो बहन की शादी कैसे करोगे? रेनकोट 1000 रुपए से कम का नहीं आता ढंग का। और बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते कि दाना दाना जोड़े राज बने, बूंद बूंद से घड़ा भरे। अगर ऐसे ही फालतू खर्चा करोगे तो बहन की शादी का फंड कैसे तैयार होगा? हमें उनकी भी तो सब फरमाइशें पूरी करनी है। समाज में अपना कुछ मान सम्मान देखना है कि नहीं? मैं बता दे रही हूँ, ये फिजूल खर्ची सबके बंद। शादी तक 1 रुपया भी फालतू नहीं खर्चना है। मम्मी, क्या बात करती हो आप भी? मैं कौन सा पैसा घूमने में उड़ा रहा हूँ? मैं तो अपनी सारी कमाई लाकर सीधे आपके हाथ में देता हूँ। 1000 रुपए का रेनकोट मांग लिया तो जैसे कोई जुर्म कर दिया। तो बेटा मैं कौन सा सारे पैसे खा रही हूँ? मैंने तो सावन में अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। पुरानी साड़ी का पल्लू ढक कर काम चला रही हूँ। तेरी बहन की शादी है इसलिए एक एक पैसा जोड़ रही हूँ ताकि बहन को ससुराल में इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। कल को कोई ताना ना मारे कि नंगे हाथ आ गई, उससे कोई दुख ना भोगना पड़े। बस इसीलिए मैं कंजूस बनी बैठी हूँ, वरना कर्ज का क्या है, लेते टाइम थोड़ा लगता है, लौटते हुए जान पर बनाती है। माँ की बात सुनकर घर में थोड़ा सन्नाटा छा गया। अतुल चुपचाप अंदर जाने लगा। तभी हॉल में लगे पुराने रंगीन टीवी से अचानक जोरों की आवाज आई। न्यूज एंकर बड़े ही सनसनीखेज अंदाज में चिल्ला रहा था, विशेष चेतावनी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। अगले 5 दिनों तक कानपुर और आसपास के इलाकों में भयंकर बारिश और आंधी की संभावना। नागरिक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे और बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। इतना सुनते ही शांता जी के हाथ से लहसुन की कटोरी लगभग छूटी गई। ये लो जी, एक तो ऐसे ही घर में इतनी दिक्कतें हो रखी थी, अगर इतनी भयंकर बारिश होगी तो हमारा घर तो बह जाएगा। इतने बारिश में तो पूरा घर ही टपकेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? शांता जी के घर की बनावट ऐसी थी कि नीचे सिर्फ 2 ही कमरे थे और एक छोटा हॉल था। ऊपर 2 कमरे थे जिनकी छत बुरी तरह टपक रही थी, यानी ऊपरी मंजिल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। नीचे वाले एक कमरे में स्वाति और अतुल रहते थे और दूसरे कमरे में प्रिया, शांता जी और दीनदयाल जी सोते थे। अभी सब लोग टीवी स्क्रीन पर बारिश की न्यूज देख रहे थे कि लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। शांता जी ने झटपट फोन उठाया। हेलो जी। दूसरी तरफ से प्रिया की होने वाली सास दया जी की आवाज आई। हेलो शांता जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बहन जी नमस्ते नमस्ते, बस सब भगवान की कृपा है। आप बताइए आप कैसी हैं? समधी जी कैसे हैं? बच्चे सब कैसे हैं? सब बढ़िया जी। दरअसल मैं तो प्रिया के लिए कानपुर की साड़ियां बहुत फेमस है ना, तो वही चढ़ावे की साड़ियां खरीदने बाजार आई थी। फिर बारिश शुरू हो गई तो सोचा पास ही में है आप लोग, तो क्यों ना आप लोगों से भी मिल लूं। शांता जी का दिल धक से रह गया, लेकिन लोक लाज के मारे चेहरे पर बनावटी मुस्कान लानी पड़ी। अरे हाँ जी, क्यों नहीं, अब तो हम दोनों होने वाले एक ही परिवार है। आप आ जाइए, हमारा घर तो आप ही का घर है। तो ठीक है, आती हूँ बस कुछ ही देर में। फोन रखते ही शांता जी के पसीने छूट गए। पीछे से स्वाति, अतुल और प्रिया सब दौड़ कर आए। मम्मी किसका फोन था? अरे बाप रे, तेरी होने वाली सास यानी दया जी का फोन था। प्रिया बेटा, वो लोग अभी कुछ ही घंटों में घर आ रहे हैं। तेरे लिए साड़ियां और चढ़ावा लेने आए थे कानपुर, बारिश में फंस गए। उनका मन है कि हम लोगों से भी मिल ले, तो इधर ही आ रहे हैं। स्वाति ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसे पता था बारिश में उसका काम बढ़ने वाला था। अब ओ मम्मी जी, ऐसे मौसम में मेहमान, घर में खाने का सामान इतना कम है, नाश्ते में नमकीन बिस्किट भी खत्म हो रहे हैं, और तो और सब्जी भी मैं कम ही लेकर आई हूँ। हमारा बचत अभियान जो चल रहा है, कैसे होगा? सब कितने लोग हैं वो? अरे तू क्यों चिंता कर रही है बहू, कैसे भी करके आज का देख लेना। नमकीन में वो डिब्बे में थोड़ी मूंगफली रखी है ना, और मुरमुरा रखी है ना,
उसको पोहा मिलाकर कढ़ी पत्ता डालकर फ्राई कर देना। उसमें थोड़ी सी भुजिया मिला देना ऊपर से, थोड़ा नींबू और बारीक प्याज काटकर मिला देना, बढ़िया मसालेदार नमकीन बन जाएगी। और अदरक वाली कड़क चाय बना देना। और खाने में क्या है, बस गोभी की सूखी सब्जी बना देना और दाल। मिठाई थोड़ी सी हम बाहर से मंगवा लेंगे या फिर सूजी का हलवा बना लेना। इतना तो हो ही जाएगा, कौन सा वो रुकेंगे, शाम तक चले जाएंगे, अपनी गाड़ी से आए हैं वैसे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। तो भाई घर में तो अफरा तफरी मच गई। ऊपर वाले कमरे टपक रहे थे तो दीनदयाल जी और अतुल भागकर ऊपर गए और पुरानी पल्लियां, प्लास्टिक की तिरपाल और पुरानी साड़ियां छत पर बिछाने लगे ताकि पानी नीचे कम टपके। नीचे शांता जी और स्वाति सफाई में जुट गई। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजा। दया जी, उनके पति राम प्रभाकर जी और उनकी बेटी खुन घर के अंदर आए। आइए आइए दया जी, राम प्रभाकर जी, बड़ा शुभ दिन है कि आप लोग पधारे। खुन बेटा कैसी हो? अरे बस क्या बताए शांता जी, बारिश ने बेहाल कर रखा है, पर सोचा समधियान का रुख कर ले। फिर सब लोग हॉल में बैठ गए। स्वाति फटाफट किचन में गई और अपनी सास की बताई तरकीब के हिसाब से लाई मूंगफली वाली नमकीन तैयार की और कड़क चाय बनाकर ले आई। बातचीत शुरू ही हुई थी कि तभी हॉल की छत से टप 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 पानी की बूंदें सीधे दया जी की साड़ी के पल्लू के पास गिरने लगी। शांता जी की तो सांस ही अटक गई। उन्होंने तुरंत बात संभाली। अरे अरे दया जी, यहाँ हॉल में पंखा थोड़ा हवा कम दे रहा है, आइए आइए आप अंदर वाले कमरे में चलिए। बहू के कमरे में एसी भी लगा है और वहां ज्यादा आराम रहेगा, चलिए चलिए। शांता जी ने लगभग दया जी को हाथ पकड़कर उठाया और स्वाति के कमरे में ले जाकर बिठा दिया। शाम बीत गई लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था। स्वाति ने किसी तरह गोभी की सब्जी, दाल और चावल बनाए। खाने के बाद जब रात के 8 बज गए तो दया जी ने खिड़की से बाहर देखा और लंबी सांस खींची। ओफो, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में हम गाड़ी से कैसे जाएंगे? सड़कों पर तो 2-2 फीट पानी भरा होगा। क्यों ना हम आज रात आप ही के पास रुक जाते हैं, थोड़ा मेल मिलाप भी हो जाएगा, थोड़ा प्रिया को भी जान समझ लेंगे, उसकी आदतें कैसी है, स्वभाव कैसा है। खुन भी अपनी होने वाली भाभी से थोड़ी बातचीत कर लेगी। ये सुनकर शांता जी के दिल पर तो जैसे सांप लौट गया, लेकिन चेहरे पर बत्ती सी दिखाते हुए बोली, हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। अब तो प्रिया आप ही की बेटी है, इसको जीवन भर आप ही के साथ रहना है। एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल रुकिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। अब असली आफत शुरू हुई। मेहमानों के रुकने का मतलब था 3 और पेट, और वो भी समधी पक्ष के। ऊपर से दोनों कमरे पूरी तरह टपक रहे थे। नीचे सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में दया जी, राम प्रभाकर जी और खुन को सुलाया गया। दूसरे कमरे में प्रिया, शांता जी, दीनदयाल जी, अतुल और स्वाति ने किसी तरह गद्दे बिछाकर हाथ पैर समेट कर रात काटी। अगले दिन सुबह हुई तो बारिश थमने की जगह और तेज हो गई। अरे शांता जी, आज तो मौसम और खराब है, ऐसे में निकलना तो खतरे से खाली नहीं। ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर 4 दिन बीत गए। समधी जी का जाने का नाम ही नहीं था। वो रोज बहाना बना देती। अरे ऐसी बारिश में कैसे जाए, रास्ता बंद है। बेचारी स्वाति की हालत खराब हो चुकी थी। घर का राशन पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। समधियों के सामने सूखी रोटी तो परोसी नहीं जा सकती थी। तीसरे दिन जब सब्जी खत्म हो गई तो स्वाति ने बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई। चौथे दिन जब गट्टे भी खत्म हो गए तो उसने सूजी के चीले और बेसन की कढ़ी बनाकर ऐसे पेश किया जैसे कोई बहुत बड़ा शाही व्यंजन हो। हे भगवान, ये मेहमान है, ये आफत जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से रोज नया नाश्ता चाहिए। मेरी चप्पल टूटी पड़ी और यहाँ संदन जी रोज मलाई कोफ्ता के सपने देख रही हैं। दीनदयाल जी और शांता जी कोने में जाकर धीरे से फुसफुसाते। भाग्यवान, राशन के पैसे खत्म हो गए। अतुल की सैलरी आने में अभी हफ्ता भर है। समधी जी से जाने को भी नहीं कह सकते, रिश्ता टूट जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं, मेरी भी अकल काम नहीं कर रही। क्या करूं, शादी के नाम के पैसे रखे हैं, उन्हें ही निकालना पड़ेगा। अब तो घर में सिर्फ चावल और चना बचा है। 5वें दिन की सुबह हुई। बारिश थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अभी भी मंडरा रहे थे। भाई साहब, ऊपर के कमरे किराए पर लगा है क्या? 2 मंजिला घर है आपका, फिर भी आप सब यहीं एक कमरे में रहते हैं? जी वो क्या है ना, साथ रहने से प्यार बढ़ता है, इसलिए हम लोग साथ साथ रहते हैं। अब वो घर भी क्या घर कि सब अलग अलग कमरों में पड़े रहे। वाह बेटा, बड़े ऊंचे संस्कार है तेरे। अच्छा चलिए, आज चाय ऊपर ही पी लेते हैं, नीचे तो कई दिन से रह रहे हैं। मना करने पर भी दया ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर हॉल में दया जी, राम प्रभाकर जी
खुन शांता जी और पूरा परिवार बैठा हुआ था। स्वाति सबके लिए चाय लेकर आई थी, तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और भयानक तूफान आया। हवा के इतने तेज झोंके आए कि ऊपर छत पर अतुल और दीनदयाल जी ने जो पल्ली तिरपाल बांधी थी वो उड़ गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। टाप 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 गंदा पानी सीधे दया जी के सिर और उनकी चाय के कप में आ गिरा। दया जी की महंगी साड़ी पर छत का चूना और काला पानी गिर गया। दया जी चीख पड़ी, अरे बाप रे, ये क्या है? शांता जी, दीनदयाल जी और अतुल का चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल हो गया। स्वाति ने अपनी आंखें बंद कर ली। घर की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी थी कि छत टपक रही है और ये लोग पल्ली लगाकर काम चला रहे थे। अरे वो दया जी, असल में ना थोड़ा सा पानी आ गया, छत का काम बस शुरू ही होने वाला है एक आध दिन में। माहौल में शांति और शर्मिंदगी छा गई। शांता जी सोच रही थी कि क्या सफाई दे, तभी दया जी के फोन की घंटी बजी। फोन उनके बेटे यानी कि प्रिया के होने वाले पति का था। दया जी ने घबराकर फोन उठाया, लेकिन हड़बड़ाहट में उनका फोन स्पीकर पर चला गया और स्क्रीन हैंग हो गई। दया जी बटन दबाती रही पर स्पीकर बंद नहीं हुआ। फोन से उनके बेटे की तेज और साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हेलो मम्मी। अरे मम्मी, खूब रह लिए प्रिया के घर, अब तो बाहर बारिश भी बंद हो गई है। टीवी पर दिखाया कि आज बारिश थम जाएगी, तो जो थोड़ी बहुत छुटपुट हो रही है ना वो भी बंद हो जाएगी बस। और मैं भी यहाँ बुआ जी के घर खूब रुक लिया। अब अपने घर के कमरे टपकना बंद हो गया। वो जो छत का पानी हमारे घर में भर रहा था ना, अब सूख गया। चलो, किसी को कुछ पता नहीं चला और ये तूफानी बरसात का समय भी कट गया। अब आप आ जाओ, मैं आपको रास्ते में मिल जाऊंगा चौराहे पर, फिर हम लोग सब साथ में घर चल देंगे। बेटे की बात पूरी होते ही हॉल में इतनी गहरी शांति हो गई कि अगर एक सुई भी गिरती ना तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। दया जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। राम प्रभाकर जी ने नजरें नीचे झुका ली और खुन अपनी उंगलियां चटकाने लगी। शांता जी, दीनदयाल जी, स्वाति और अतुल सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। असलियत ये थी कि दया जी की अपने घर की छत टपक रही थी और उनके घर में पानी भर गया था। इसीलिए वो बारिश का बहाना बनाकर 5 दिनों से प्रिया के घर डटी हुई थी, ताकि अपने घर के टपकने की समस्या से बच सके और समधियाना में मुफ्त की दावत उड़ा सके। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। दया की ढोल की पोल खुल चुकी थी और शांता के घर का राज भी सबके सामने आ चुका था। जी वो दया जी कुछ ना बोल पाई। वे बोलती भी क्या, मिडिल क्लास परिवारों का यही तो दस्तूर है। चाहे कोई लड़की वाला हो या लड़के वाला, हैसियत और समस्याएं सबकी एक जैसी ही होती है। टपकती छतें, टूटी चप्पलें, सीमित राशन और दिखावे की झूठी दीवारें। बस फर्क इतना होता है कि हर कोई दूसरे के सामने अमीर दिखने का नाटक करता है, जबकि हकीकत में सब एक सी परेशानी झेल रहे थे। दोनों समधन एक दूसरे को देखती हैं और फिर एक फीकी समझदार मुस्कान दोनों के चेहरे पर आ जाती है। अरे बहन जी, छती तो टपक रही है, ये कौन सा इतना बड़ा मुद्दा है कि आपको यूं शर्मिंदा होना पड़े। मिडिल क्लास घरों में यूं छोटी छोटी बातें होती रहती है। हर परेशानी में घुलने लगेंगे तो हो चुका। चलिए छोड़िए ये सब, मिलकर ना बारिश का लुत्फ उठाते हैं। बस फिर क्या था, सभी मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। नई नवेली दुल्हन निशा शादी के लाल जोड़े में गाड़ी से उतरती है और उसका गृह प्रवेश होता है। वाह रे निशा वाह, क्या किस्मत पाई है तूने, पति भी मिला तो गवर्नमेंट जॉब वाला। धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद। मैंने तो सोमवार का सिर्फ पहला ही व्रत रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्द